गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने हेमिकोडेटा और इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों के बारे में अध्ययन किया था और पिछली क्लास में हमने अकशेरुकी जीव थे, नॉन कॉर्डेट्स थे, उन सब का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने कर लिया था। आज शुरू करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्डेटा। तो शुरू करते हैं आज कॉर्डेटा, उसके सामान्य लक्षण और उसके कौन कौन से मुख्य जीव जंतु उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो कॉर्डेटा के जो सामान्य लक्षण होते हैं, जो उसकी पहचान है, जो उसकी मुख्य विशेषता है, तो पहले वो देखते हैं। तो कॉर्डेट जीवों के अंदर उनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था में, मतलब चाहे वो भ्रूणीय अवस्था हो यानी गर्भ में रहे, चाहे वो जन्म के पश्चात शिशु अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था के बीच में, कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी अवस्था में उसमें कुछ विशेष लक्षण हैं, ये अगर उपस्थित होते हैं तो उन जीवों को कशेरुकी जीवों में शामिल किया जाता है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नोटोकॉड या पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, यानी उनके अंदर स्पष्ट रूप से नोटोकॉड प्रेजेंट होगी। दूसरा है पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा। और तीसरी मुख्य विशेषता होती है वो होती है ग्रसनीय क्लोम दरारें, मतलब जीवन काल में किसी न किसी समय उसमें गिल्स पाए जाएंगे और गिल्स की उपस्थिति उसमें कंपल्सरी है। तो ये तीन मुख्य विशेषता हैं, इसके आधार पर हम कॉर्डेट समूह के जीवों को इस श्रेणी के अंदर सम्मिलित करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम के अंदर आपको ये तीनों अवस्थाएँ दिखाई देगी। तो डायग्राम देखिए, फिर करते हैं अपन आगे बातें। देखिए डायग्राम। अब करते हैं कॉर्डेट संघ के सामान्य लक्षण। तो कॉर्डेट संघ के जीवों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जंतुओं की जो सममिति होती है वो होती है द्विपार्श्व, मतलब विकसित जीव होते हैं, लंबे जीव होते हैं। तो लंबे जीवों के अंदर सममिति कौन सी होती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। त्रिस्तरीय, मतलब इनके अंदर तीनों जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म उपस्थित होता है। यूसिलोमेट, यानी ये कशेर में देह गुहा पाई जाती है। फिर ड्यूटेरोस्टोमी, मतलब इनके अंदर जो कोरक गुहा कोरक रंध्र होती है, जो भ्रूण के विकास के दौरान जो कोरक रंध्र बनता है, उस कोरक रंध्र से गुदा का निर्माण होता है। तो ऐसे जीवों को ड्यूटेरोस्टोम जंतु कहते हैं। तो अपन ने पहला कैरेक्टर देख लिया कि सममिति के आधार पर द्विपार्श्व सममिति। त्रिस्तरीय यानी तीनों जनन स्तर पाए जा रहे हैं। यूसिलोमेट, मतलब उसमें देह गुहा पाई जाती है और उनके अंदर कोरक रंध्र द्वारा गुदा का निर्माण होता है। अब करते हैं दूसरी बात कि इनके अंदर खंडी भवन की। तो खंडी भवन, इसमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है और वास्तविक खंडी भवन की जो स्थिति होती है वो भ्रूण में पेशीय व्यवस्था से लेकर वयस्क के कशेरुकाओं में देखने को मिलती है। अब पेशीय व्यवस्था क्या हुई और कशेरुकाओं की व्यवस्था क्या हुई? तो भ्रूण के अंदर जो मसल सेल्स होती है, पेशियाँ होती है, वो कैसी होती है? शरीर के अंगों के हिसाब से क्या होती है? विभाजित होती है। और वयस्क के कशेरुकाओं की बात करें तो अपने शरीर में अगर आप बात करो तो जैसे आप अपनी हथेली को देखते हो, हथेली के अंदर आपको अंगुलियों में लाइनें दिखाई दे रही है। तो ये लाइनें किस बात को शो करती है कि अंगुली कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। एक एक अंगुली अंगूठा 2 भागों में बटा हुआ है।
तो ये वास्तविक खंडीभवों को दर्शाते हैं, मतलब बाह्यतम तौर और आंतरिक तौर पर शरीर खंडों से मिलकर बना होता है। फिर बात करते हैं हृदय की। तो हमने बात की थी अकशेरुकी जीवों के अंदर, जैसे आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, उनके अंदर जो हृदय था वो कहाँ पाया जा रहा था? पृष्ठ सतह पर पाया जा रहा था। और यहाँ अपना हृदय कहाँ होता है? अधर सतह पर पाया जाता है। अब अधर सतह कौन सी होती है? किसी भी जीव के अंदर पीठ वाला हिस्सा होता है वो पृष्ठ भाग होता है, और सीने वाला भाग होता है, वक्ष वाला भाग होता है, वो अधर सतह होती है। तो अपना हृदय अधर सतह पर यानी अपना वक्षीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिर बात करते हैं आगे कि जो इसमें हृदय होता है वो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पेरिकॉर्डियम गुहा में पाया जाता है। अब नया नाम आ गया पेरिकॉर्डियम, समझो इसका मतलब। पेरी मतलब होता है चारों ओर, कॉर्डियम शब्द बना है हृदय से, तो परि हृदय, हृदय के चारों ओर जो गुहा पाई जाती है उसे बोलते हैं पेरिकॉर्डियम केविटी या पेरिकार्डियम गुहा। तो उस गुहा के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर हृदय स्थित होता है। फिर बात करते हैं परिसंचरण की। तो इसमें परिसंचरण कैसा होता है? बंद प्रकार का। बंद मतलब रक्त नलिकाओं में बहता है, वाहिनियों में बहता है, धमनी शिराओं के द्वारा रक्त का स्थानांतरण होता है। फिर आगे करते हैं रक्त में जो आरबीसी कंटेंट होता है वो श्वसन वर्णक कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है और उसके साथ जुड़कर हीमोग्लोबिन को शरीर में परिवहित करवाता है। फिर आगे बात करते हैं रक्त का जो संचरण होता है वो आगे से पीछे की ओर होता है, मतलब हृदय से शरीर की ओर, फिर शरीर से वापस कहाँ जाएगा? हृदय में आ जाएगा। फिर बात करते हैं आगे, तो आहार नाल कैसी होती है इसमें? पूर्ण आहार नाल यानी मुख और गुदा, माउथ एंड एनस बोथ पार्ट क्या होते हैं इसके अंदर? प्रेजेंट होते हैं। पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, फिर उसके बाद में कौन सी होती है? यकृत, लीवर, और फिर उसके बाद में अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। यानी लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि ये पाई जाती है। तो ये इसकी मुख्य रूप से पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। फिर बात करते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन, मतलब पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका के बाहर। कोशिका के बाहर कहाँ होती है? तंत्र में होती है। किस में होती है? तंत्र। जैसे पाचन तंत्र है उसके अंदर हुई, तो ऐसे तंत्रों को क्या बोलते हैं? ऐसे पाचन को बोलते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। फिर बात करते हैं आगे, तो इसमें यकृत और निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं। यकृत तो किस लिए हो गया इसके अंदर? यकृत शरीर की रसायन प्रयोगशाला है, और ये क्या करता है? जितने भी भोज्य सामग्री में रसायन होते हैं उनकी टेस्टिंग करता है, और आवश्यक पदार्थों को शरीर जितनी मात्रा आवश्यक होती है वो रक्त के द्वारा शरीर में भेज देता है, और अनावश्यक मात्रा को सीधे यकृत से कहाँ भेजा जाएगा? किडनी में, और किडनी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बात करते हैं स्तनधारियों और पक्षियों में जो वृक्क निवाहिका तंत्र है ये कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। ये केवल किन में पाया जाता है? मछलियों के अंदर, रेप्टिलिया वर्ग के जीवों के अंदर, इनके अंदर ये पाया जाता है, एम्फीबिया के अंदर ये पाया जाता है। फिर बात करें कंकाल की, तो इसमें कंकाल कौन सा होता है? अंतः कंकाल पाया जाता है। और कौन सा होता है अंतः कंकाल? अस्थि, उपास्थि या इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अस्थि का एग्जाम्पल। अस्थि जैसे अपने शरीर के अंदर हाथ और पैर की अस्थि होती है, ये होती है अस्थि। उपास्थि की बात करें तो उपास्थि कौन सी हुई? अपना जो बाह्य कान होता है जिसे अपन पिन्ना कहते हैं, जो संरचना देखो आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम बनाकर, ये देखो ये कान का भाग दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला कान है जो आपको दिखाई देता है। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना जो मूवेबल है, जिसमें अपन क्या करते हैं, महिलाएँ ज्वेलरी पहनती हैं, ये पिन्ना है, बाह्य कर्ण है, और ये किससे बना हुआ है? उपास्थि से निर्मित होता है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर भ्रूणीय अवस्था के अंदर, उनकी भ्रूणीय अवस्था में पश्चगुदीय पूंछ पाई जाती है। अब पश्चगुदीय पूंछ क्या होती है? जैसे आपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अंदर क्या देखा होगा? पूंछ देखी है। ठीक है। तो ये जो पूंछ होती है ये सभी कशेरुकी जीवों के अंदर भ्रूणीय अवस्था में होती है। भ्रूण के पश्चात धीरे धीरे कुछ जीवों के अंदर तो क्या होती है? पाई जाती है, और मानव जैसे विकसित जीवों के अंदर क्या होती है? ये विलुप्त हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको अलग अलग जीवों के भ्रूण एक साथ में दिख रहे हैं, और इन सब के आप देखो अंतिम भाग में आपको पूंछ जैसी संरचना दिख रही है। इसमें मानव का भ्रूण भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए आप डायग्राम। फिर करते हैं आगे बात।
हाँ, तो अब डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आगे बात। ये असमतापी होते हैं। अब असमतापी क्या होता है? असमतापी जिनके रक्त का जो तापमान होता है वो ठंडा होता है, यानी रक्त ठंडे खून वाले होते हैं। और या असमतापी या समतापी होते हैं। समतापी मतलब गर्म खून वाले। गर्म खून वाले जीव जैसे मानव, ठंडे खून वाला जीव जैसे मेंढक हो गया, ठीक है ना, जैसे छिपकलियाँ हो गई। तो ये कैसे हो गए? इसका मतलब क्या हो समझो। असमतापी मतलब जो वातावरण के अंदर तापमान में बदलाव होता है तो उनके शरीर का तापमान भी बदल जाता है, इसको बोलते हैं असमतापी। और समतापी क्या होते हैं? जिनमें वातावरण में चाहे किसी भी तरह का बदलाव हो, उनके शरीर का तापमान नियत रहता है। तो मानव का तापमान नियत रहता है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस मानव का बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये समतापी रक्त में आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके अंदर। इनमें जनन की प्रक्रिया जो होती है वो लैंगिक जनन होता है। अब नया नाम आ गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब जनन क्रिया में कितने जनक भाग लेंगे? 2 जनक भाग लें, और साथ में क्या बनेगा? युग्मकों का निर्माण होगा, यानी गैमेट का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि युग्मक जो बनते हैं वो युग्मक क्या होंगे? बाद में आपस में संलयन करेंगे, यानी निषेचन की क्रिया करेंगे, और निषेचन की क्रिया के बाद में द्वारा क्या बनेगा? युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो ये विकसित जीवों का मुख्य गुण होता है। फिर बात करते हैं आगे। तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता कम विकसित होती है। अब पुनरुद्भवन नाम पहले आया था अपने कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? तो कि पुनः मतलब वापस, रुद्ध मतलब रुका हुआ, भवन मतलब निर्माण, पुनः रुका हुआ निर्माण मतलब अगर किसी जीव के अंदर कोई अंग या कोई भाग नष्ट हो जाता है, कट जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, वो वापस निर्मित होता है। इस विशेषता को बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो ये विशेषता अकशेरुकी जीवों में बहुत अधिक पाई जाती थी, और कशेरुकी जीवों में यह बहुत कम होती है। जैसे अगर आपको बताऊं, अपने बाल और नाखून है, ठीक है ना, या अपनी चमड़ी है, अपनी त्वचा है, इसके अंदर पुनरुद्भवन है। जैसे कोई घाव होता है, थोड़े दिनों बाद में घाव क्या होता है? भर जाता है। छिपकली देखी होगी आपने, छिपकली की पूँछ वो कट जाती है, टूट जाती है, तो वापस नई पूँछ उग जाती है। ये पुनरुद्भवन है। तो एक लिमिटेशन है इसकी, एक सीमित मात्रा में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये पुनरुद्भवन के बारे में बात किया। फिर बात करते हैं आगे। ये एकलिंगी होते हैं। अब एकलिंगी क्या होता है? नर और मादा दोनों कैसे होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब लार्वा उपस्थित या अनुपस्थित दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे मानव के अंदर लार्वा नहीं अवस्था नहीं पाई जाती, लेकिन मेंढक के अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो ये दोनों प्रकार के परिवर्तन को प्रकट करता है। तो ये थे इनके किसके? कॉर्डेड जीवों के सामान्य लक्षण। अब करते हैं कशेरुकी व अकशेरुकी जीवों में अंतर। तो देखो, अंतर के लिए आपने एक सारणी देख रहे हो आपको मैं ये नोट्स पहले भेज चुका हूँ। तो उस नोट्स के अंदर अब मैं समझा देता हूँ आपको वो सारे नोट्स। तो देखिए, आप लाइन टू लाइन समझिए इसको। नॉन कॉर्डेट यानी अकशेरुकी जीवों के अंदर विशेषता क्या होती है? खंडी भवन अनुपस्थित या आभासी या वास्तविक, मतलब इनके अंदर खंडी भवन नहीं पाया भी जाएगा, नहीं भी पाया जा सकता है, और कुछ आंशिक रूप से पाया जाता है। लेकिन कशेरुकी जीवों के अंदर क्या होता है? वास्तविक रूप से खंडी भवन पाया जाता है, जो अभी अपन ने ऊपर बात की थी। सममिति की ओर बात करें तो कॉर्डेट जीवों में केवल कौन सी होती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, और इनके अंदर नॉन कॉर्डेट में अकशेरुकी में सारे ही प्रकार की सममिति पाई जाती है। फिर बात करें आगे जनन स्तर की। तो जनन स्तर अनुपस्थित भी होता है, सरल जीव आ गए, पॉलीफेरा वगैरह। द्विस्तरीय यानी सेडेंटिड्स में आ गए, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं। त्रिस्तरीय एस्केलमेंथीस, प्लेटिहेल्मिन्थीस विकसित जीव आ गए। बट कशेरुकी जीवों में क्या होगा? त्रिस्तरीय स्तर ही पाया जाएगा, तीनों जनन स्तर पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं आगे संगठन स्तर की। तो संगठन स्तर इसमें अकशेरुकी जीवों में सरल से लेकर जटिल तक का स्तर पाया जाता है। सरल स्तर कौन सा होता है? जीव द्रव्य स्तर का। और जटिल स्तर कौन सा होता है? अंगतंत्र स्तर का। इसमें भी क्या होता है? केवल अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, सरल शरीर इसमें नहीं होता। फिर बात करते हैं ये देहगुहा के आधार पर। तो ये क्या होते हैं? तीनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं, यानी देहगुहाहीन, आंशिक या सस्पेक्टेड, या इसको बोलते हैं कौन सी? आभासी देहगुहा, और एक होती है कौन सी?
देहगुआ, हिन, तो तीनों प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? यूसिलोमेट यानी देहगुआ युक्त पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं आगे तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? इनके अंदर विकसित और अधर स्तर पर ठोस प्रकार का पाया जाता है अकशेरुकी में, लेकिन विकसित जीवों के अंदर जैसे अपने में कहाँ होता है? पृष्ठ यानी पीछे की तरफ पाया जाता है। फिर बात करते हैं इनके अंदर अकशेरुका का मुख्य गुण होता है कि नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, कॉर्डेट के अंदर ये उपस्थित होता है। गिल्स की बात करें तो अकशेरुकियों में गिल्स दरारें क्या होती है? अनुपस्थित होती है, जबकि कशेरुकियों में लाइफ की किसी भी स्टेज में ये प्रेजेंट होती है। फिर हृदय की बात अपन कर ही रहे थे अभी ऊपर कि हृदय कहाँ होता है? अकशेरुकी जीवों में पृष्ठ में होता है, जबकि कशेरुकी जीवों में अधर भाग में पाया जाता है। तो ये बात अभी अपन ने कर ली थी। फिर आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में स्थित होती है, किन के अंदर? अकशेरुकी जीवों में। जो अपनी फूड ट्यूब होती है, आहार नाल होती है, वो तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में, लेकिन अपने यहाँ क्या होती है? अधर में स्थित होती है। अपने पीछे की तरफ चलते हैं, अपन पीठ से अंदर की ओर शरीर में चलते हैं, तो सबसे पहले त्वचा, त्वचा के नीचे होती है कशेरुक दंड, तंत्रिका रज्जु, उसके नीचे होती है आहार नाल, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है? विपरीत होता है कशेरुकी जीवों में। फिर बात करते हैं कशेरुकी जीवों के अंदर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या होती है? इसमें उपस्थित होती है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? जो श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, वो पाया जाता है। इनके अंदर यही वर्णक कहाँ होता है? प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें अगली बात, तो इनके अंदर यकृत निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, लेकिन कशेरुकी जीवों के अंदर ये तंत्र क्या होता है? उपस्थित होता है। फिर अगली बात करेंगे तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित, खुला या बंद दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि कशेरुकी विकसित जीवों के अंदर केवल बंद प्रकार का होता है। फिर अगली बात करेंगे तो रक्त का जो प्रवाहन होता है कशेरुकी जीवों के अंदर, वो कहाँ होता है? आगे से पीछे की ओर, और इनके अंदर पीछे से आगे की ओर होता है। फिर अगली बात करें तो इनके अंदर क्या होता है? कशेरुकी जीवों के अंदर गुदा के पीछे पूंछ भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है, लेकिन वयस्क में कुछ में उपस्थित और कुछ में अनुपस्थित होती है, जबकि इनके अंदर अनुपस्थित होती है गुदी या पूंछ। फिर अगली बात करेंगे तो कशेरुकी जीवों के अंदर तंत्रिका रज्जु होता है। कशेरुकी जीवों में तंत्रिका रज्जु होता है, वो गुच्छे के रूप में क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी सामूहिक गैंग्लियन एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अपना यहाँ पर एक ही सिंगल कोड पाई जाती है जो अनेक तंत्रिकाओं के समागम से बनती है, जो मोटी जटिल संरचना के रूप में दिखाई देती है, जबकि इन जीवों के अंदर ये गुच्छे के रूप में सरल प्रकार की पाई जाती है। जनन की बात करें तो अकशेरुकी जीवों के अंदर जनन तीनों प्रकार का, कौन कौन सा? कायिक, लैंगिक और अलैंगिक, तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, जबकि विकसित जीवों में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। फिर बात करें आगे कि इनके रक्त के आधार के ऊपर, तो ये ठंडे रक्त वाले होते हैं और ये गर्म रक्त वाले होते हैं, यानी इनके अंदर असमतापी भी होते हैं, असमतापी। असमतापी का उदाहरण अपन ने बात की थी मेंढक, समतापी मानव, लेकिन ये प्राणी कैसे होते हैं? सारे के सारे असमतापी होते हैं। और लास्ट अगर अंतर देखें तो पुनरुत्थान की क्षमता अकशेरुकी जीवों में बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कशेरुकी जीवों में पुनरुत्थान की क्षमता बहुत कम होती है। तो ये थे इनके मुख्य अंतर जो कशेरुकी व अकशेरुकी जीवों में आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लक्षण अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जाता है। मेडिकल एग्ज़ाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप इसको सीरियसली देखना। अब करते हैं आगे, जो कॉर्डेट संघ होता है उस संघ को मूल रूप से 3 उपसंघों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होता है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा होता है सीफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा होता है एक होता है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा होता है सीफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा या कशेरुकी जीव कहते हैं। तो ये 3 समूह के अंदर इसको बांटा जाता है। तो जो इसके 3 उपसंघ हैं वो है यूरोकॉर्डेट। तो यूरोकॉर्डेट का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एसिडिया। डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो आप, ये देखो, ये है यूरोकॉर्ड एनिमल एसिडिया। ये स्थानबद्ध होता है, मतलब पानी के अंदर एक जगह चिपका हुआ रहता है। ये वयस्क अवस्था में। इसकी जो लार्वा अवस्था होती है वो गतिशील होती है। लार्वा अवस्था में यह करता है, ये स्वच्छंद रूप से जल में तैरता रहता है।
दूसरा जो नाम आया था वो था कौन सा, सीफेलोकॉर्डेटा। तो सीफेलोकॉर्डेटा क्या होता है, ये साइक्लोस्टोम होता है, मतलब इनका जो मुंह होता है वो गोल होता है। एग्जाम्पल है इसका पेट्रामाइजोन, देखो डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ये सीफेलोकॉर्डेटा का डायग्राम है, देखिए आप, ये सीफेलोकॉर्डेटा है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, जलीय मछली है, एम्फियोक्सिस इसका नाम होता है। और इसका जो मुख वाला हिस्सा होता है, देखो आप दिखा रहा हूँ, ये मुख वाला हिस्सा होता है ना, ये गोल होता है, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं, यानी गोल मुख वाले जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा संघ, सीफेलोकॉर्डेट। और अब बात करते हैं कौन सा, तीसरा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कौन से हो गए, विकसित मानव या विकसित जीव जंतु, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए। अब करते हैं आगे बात। जो यूरोकॉर्डेट और सीफेलोकॉर्ड होते हैं, इनको सामान्यतः आदि कशेरुक कहते हैं या प्रोटोकॉर्ड कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। मतलब ये देखने पर तो कैसे लगते हैं अकशेरुकी जीव, लेकिन इनके अंदर वो तीन विशेषता शुरू में आई थी, कौन सी, पृष्ठरज्जु का पाया जाना, गिल्स दरारों का पाया जाना, ठीक है ना, ये चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें कशेरुकी जीव कहते हैं। ये सारे के सारे जीव तो कौन से होते हैं, जो यूरोकॉर्डेट और सीफेलोकॉर्ड होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है कि जो बैकबोन होती है उसमें केवल लार्वा में पूंछ पाई जाती है, जबकि वयस्क के अंदर क्या होता है, सीफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो बैकबोन होती है वो सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो हमेशा उपस्थित रहती है। यूरोकॉर्डेटा में केवल क्या होती है, लार्वा में पूंछ पाई जाती है। अभी आपको मैंने बताया था कि यूरोकॉर्डेट प्राणी जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ये देखो ये यूरोकॉर्ड था, ठीक है ना। तो इसकी वयस्क अवस्था में पूंछ नहीं होगी, लेकिन इसकी लार्वा अवस्था होती है, वो कैसा होता है, वो मछली जैसा जीव होता है ऐसा। तो इसके अंदर क्या पाई जाएगी, पूंछ, ये पूंछ है, ये पाई जाएगी। तो इस आधार पर क्या होता है, इनके अंदर विकसित टेल पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब करते हैं आगे, बात करें सीफेलोकॉर्डेट की। तो सीफेलोकॉर्डेट जीवों की मुख्य विशेषता क्या होती है कि ये कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। जो डायग्राम में दिख रही है, ये शुरुआत से भ्रूणी अवस्था से लेकर आगे तक पाई जाती है। और वयस्क अवस्था में इनके अंदर क्या होती है, अस्थिल या उपास्थिल जो संरचना होती है पृष्ठरज्जु, वो मेरुदंड में बदल जाती है, कशेरुक दंड में बदल जाती है। जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, वैसी संरचना में बदल जाती है। इसके लिए एक स्पेशल एक थॉट भी है, देखो एक विशेष बात क्या है वो आप समझना, कि कशेरुकी रज्जुकी भी है, ये लाइन समझो आप, देखो क्या है, कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। कशेरुकी रज्जुकी भी है, रज्जुकी मतलब वर्टिब्रेट्स, समझाई बात। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नोटोकॉट प्रेजेंट है, उनमें रज्जु पाई जाती है। लेकिन अभी ये ऊपर नाम देखो, जैसे भी ऊपर नाम आया था, कौन सा आया था, सीफेलोकॉर्डेटा, उससे पहले कौन सा आया था, यूरोकॉर्डेटा। वो जो जीव थे, वो जीव कैसे हैं, वो कशेरुकी हैं, बट क्या है, कशेरुकी। हाँ, अब देखो आप एक इम्पोर्टेंट लाइन देखो आप, कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। इस लाइन को समझो, जितने भी कशेरुकी जीव हैं, जितने भी कशेरुकी जीव है, चाहे कौन से हो, साइक्लो मतलब यूरोकॉर्डेटा हो, चाहे सीफेलोकॉर्डेटा हो, चाहे वर्टिब्रेटा हो, उन सब के अंदर क्या पाई जाएगी, रज्जु पाई जाएगी। कौन सी रज्जु, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। लेकिन नोटोकॉर्ड से पाई जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें नोटोकॉर्ड होगी वो कशेरुकी होगा। यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, बट कौन सा है, यूरोकॉर्डेटा है। जैसे ये एम्फियोक्सिस है, डायग्राम दिख रहा है आपको ये वाला, ये कौन सी है, सीफेलोकॉर्डेट है। इसमें क्या पाई जा रही है, रज्जु पाई जा रही है, लेकिन ये कशेरुकी नहीं है। कशेरुकी केवल कौन सा है, जो वर्टिब्रेट संघ के जीव है, जिसके अंदर मछली वर्ग आता है, जिसके अंदर रेप्टिलिया वर्ग आता है, जिसमें मेंढक वर्ग आता है,
जिसमें पक्षी वर्ग आता है, जिसमें स्तनी वर्ग आता है वो है। तो कहने का मतलब जो कशेरुकी जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाएगा, बैकबोन प्रेजेंट होगी, लेकिन नोटोकॉर्ड भी साथ में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें नोटोकॉर्ड है वो सारा का सारा क्या हो गया, कशेरुकी जीव हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझना अच्छी तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। रज्जुकी के मुख्य लक्षणों के अलावा कशेरुक में 2 या 3 या 4 कोष्ठ वाला क्या पाया जाता है, पेशीय हृदय पाया जाता है। मानव के अंदर कितना कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है, 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नित्य। और किडनी जो होती है इनके अंदर, वो किडनी क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है और जल संतुलन का कार्य करती है। जल संतुलन मतलब शरीर के अंदर पानी की मात्रा का नियमन करती है। और इनके अंदर जो पंख या फिन्स होते हैं वो तैरने के लिए काम आते हैं या उड़ने में काम आते हैं। तो ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। अब बात करते हैं आगे साइक्लोस्टोमेटा की। तो साइक्लोस्टोमेटा देखो, डायग्राम देखिए आप, ये इसका डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है पेट्रामाइजोन। साइक्लो, इनका मुख कैसा होता है, गोल होता है, जैसे भाई ऊपर देखा था अपन ने, लेकिन इनका मुख कैसा पूरी तरह से गोल होता है। ठीक है, ये विशेषता है। एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन, मूल रूप से अमेरिका में पाई जाती है ये। तो इसकी विशेषता देखते हैं अपन। इस संघ के जो जीव होते हैं वो सारे के सारे प्राणी होते हैं मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। मतलब ये इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, और इन चूसकों के द्वारा क्या करते हैं, ये बड़ी मछलियों की सतह के ऊपर चिपक जाते हैं। शरीर इनका कैसा होता है, लंबा होता है, और साथ में इनमें हाँ, साइक्लोस्टोमेट जो जीव होते हैं ये मूल रूप से मछलियों की सतह के ऊपर चूसकों द्वारा चिपके हुए पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, और श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। डायग्राम में देखो, मैं गिल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये गिल्स है। देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये इनके गिल्स हैं। तो ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। साइक्लोस्टोमा जीव होते हैं ना, उनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़ों का अभाव होता है, और उनमें क्या पाया जाता है, चूसक पाया जाता है, और मुंह कैसा होता है, गोल मुंह होता है। ये इनकी मुख्य विशेषता है। शरीर में शल्क या युग्मित पंख नहीं पाए जाते। शल्क कौन से, जो मछलियों के शरीर के ऊपर दिखा होगा आपने, जो चमड़ी को ढकने के लिए काम करते हैं, वो चीज़ें इनके अंदर नहीं पाई जाती। और युग्मित पंख क्या होते हैं, देखिए आप डायग्राम के अंदर, इनमें तैरने के लिए जो पंख होते हैं ना, देखो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक तरफ है, लेकिन इस तरफ क्या है, ये अनुपस्थित है। इधर भी आप देख रहे हो, इधर उपस्थित है बट इधर नहीं है। तो इसका मतलब जोड़े के रूप में पंख नहीं पाए जाते। ये विशेषता थी, आपको मैंने दिखा दी। फिर आगे बात करते हैं, कपाल व मेरुदंड कैसा होता है, उपास्थ्य, मतलब चपटी अस्थियों से मिलकर इसका कपाल और मेरुदंड बना होता है। परिसिंचन तंत्र कैसा होता है इसके अंदर, बंद प्रकार का, मतलब रक्त का परिवहन बंद नलिकाओं में होता है। जो इस वर्ग के जंतु होते हैं वो आवास के अनुसार कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, लेकिन जनन के लिए, ये मुख्य विशेषता है, जनन के लिए क्या करते हैं, ये अलवणीय जल यानी नदियों के अंदर क्या करते हैं, आ जाते हैं। ये नदियों के अंदर आकर वहाँ जनन की क्रिया करते हैं। ये मुख्य विशेषता है इनकी। और उसके बाद क्या होता है, इन जीवों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में जो वयस्क जीव होता है, मृत्यु के बाद में जो अंडे होते हैं, उन अंडों से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलते हैं। और लार्वा क्या करते हैं, कायांतरण। कायांतरण किसे कहते हैं, कि अपने शरीर में बदलाव करके लार्वा वयस्क में बदलेगा, और उस अवस्था में आने के बाद में ये वापस क्या करते हैं, समुद्र में लौट जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक यूनिक बात है इनकी, कि ये जनन के लिए तो कहाँ गए, आवास तो क्या है, लवणीय जल, और जनन के लिए कहाँ जाते हैं, अलवणीय जल में जाते हैं। और वापस बिना किसी सूचना के, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी निशान के, इनके जो नए बच्चे होते हैं, लार्वा होते हैं, लार्वा से वयस्क बने, जिन्हें ये पता नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, वो कैसे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के समुद्र की ओर लौट जाते हैं, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो ये इनकी मुख्य विशेषता थी। तो ये था अपना कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा जीव। ठीक है, अब करेंगे अगली बात, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।